क्यों इतनी बात हो रही है महाकुंभ पे? क्या बहुत इम्पोर्टेंट है इस साल 2025 में? अगर आपको थोड़ा बेसिक पता है महाकुंभ का, ये कोई भी दिन नहीं चुन लिया जाता, ये कोई भी वर्ष नहीं चुन लिया जाता। ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व एक प्लानिटरी कैलकुलेशन एडवांस में करके रखी हुई थी। उनकी दृष्टि थी जो एक बहुत एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की डेप्थ तक हम हमारे ऋषि पहुंचे, और उसके बिहाफ पे एक साइकिल्स बनाई गई। देखा गया कि कौन से पर्टिकुलर प्लैनेट्स का अलाइनमेंट सबसे पहले बहुत प्रभाव करता है पृथ्वी को। पृथ्वी एक एक ग्रह है जो कि बहुत सारे प्लैनेट्स या ग्रहों से घिरा हुआ है। इन सब ग्रहों का आपस में एक रिश्ता है, एक सर्टेन एनर्जी फ्लो इनके बीच में चलता रहता है। ऐसा मानो कि जैसे आप हो और आपके परिवार, आपके प्रियजन आपके आसपास हैं। एक का मूड खराब होता है तो दूसरे का मूड भी खराब हो जाता है। एक अगर बहुत प्रसन्न अवस्था में होता है तो घर के बाकी लोग भी, आपके प्रियजन बहुत प्रसन्न अवस्था में होते हैं। एक बीमार होता है तो उसका इम्पैक्ट घर के प्रियजनों में भी आता है, क्योंकि है तो सब अलग अलग बॉडीज देखने में, बट एनर्जेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स से ये सब जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक का व्यक्तित्व, एक के मूड्स, एक के इमोशंस दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। एक की अवस्था, एक की वाइब्रेशन दूसरे को इम्पैक्ट करती है। ऐसे समझो कि प्लैनेट्स में भी यही है। ये सब एक सर्टेन रिश्ते में जुड़े हैं, और एक प्लैनेट की अवस्था दूसरे प्लैनेट्स को इम्पैक्ट करती है। अब हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने इसका गणित समझ लिया और इसका प्रभाव समझ लिया। दो चीजें समझी, गणित और प्रभाव। यानी अलाइनमेंट किस समय कैसी बनती है, और उस अलाइनमेंट का बाकी प्लैनेट्स की अलाइनमेंट का पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी गणना कर दी गई थी। उस गणना के अनुसार हर 12 साल में एक पूर्ण कुंभ, सबसे बड़ा कुंभ मनाया जाता है हर 12 साल में। और तीन ग्रहों को हमने बहुत स्टडी किया, सूर्य को, चंद्र को और बृहस्पति को। और इन तीनों के अलाइनमेंट पे हमने देखा, ऋषियों ने देखा, कि हर 12 साल में बृहस्पति सूर्य का एक सर्कल पूरा करते हैं। अब ये तीनों प्लैनेट्स की अपनी पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंस है प्रभाव के पर्सपेक्टिव से। जैसे अगर हम सूर्य की बात करें, हम सब जानते हैं लाइफ फोर्स के दाता है, डिसिप्लिन के दाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग भी सुबह सूर्य उदय या सूर्य उदय से पहले उठ के अपना दिन शुरू करते हैं, हाँ, वो ज्यादा सात्विक लोग हैं। उनके भीतर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उनके भीतर मनोबल ज्यादा होगा, उनके भीतर डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि सूर्य से वो मनोबल मिल रहा है और सूर्य से जीवंत ऊर्जा मिल रही है हमें। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की इतनी बात की भारत ने। तो तीन ग्रहों की बात पे महाकुंभ टिका है। तो पहला सूर्य, बिकॉज उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है। फिर दूसरा चंद्र, जो आपके इमोशंस को मैनेज करता है, जो आपकी प्रेरणा का स्रोत बनता है, जो आपके मूड्स को स्विंग करता है। तो हमने चांद की पूरी मूवमेंट को मेजर किया। और फिर तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह इस पूरी व्यवस्था में जुड़ा, वो है बृहस्पति, जिनको सभी ग्रहों का, नक्षत्रों का गुरु माना जाता है। बृहस्पति गुरु है, और गुरु यानी बृहस्पति का मतलब जो हमारे भीतर आध्यात्मिक चेतना का विस्तार करते हैं, जो ज्ञान का विस्तार करते हैं, जो हमें इस पृथ्वी या अपनी उलझनों के बियॉन्ड का क्या सत्य है, अस्तोमा सतगमया, असत्य से सत्य में लेके जाने की जो एक कला, जो एक इंस्पिरेशन, जो एक प्रभाव है, वो बृहस्पति देते हैं। ठीक। अब इन तीनों का एक सर्टेन अलाइनमेंट है। जब वो अलाइनमेंट हो जाता है
उस समय इन तीनों ग्रहों का प्रभाव उस ड्यूरेशन में, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव सुप्रीम हो गया, 100% हो गया पृथ्वी ग्रह पे। और अब इसकी गणना की गई और देखा गया कि हर 12 साल में ये कॉस्मिक अलाइनमेंट बैठता है। जब ये तीनों ग्रह एक सर्टेन अलाइनमेंट में आके इनकी प्रभाव शक्ति पृथ्वी पे सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। प्रभाव है ग्रहों के, जैसे देखो, जब मून पूरा होता है, पूर्णिमा का जब दिन रात आती है, तो ज्वार भाटे आते हैं, यानी सागर नदियों का पानी मून अपनी तरफ पुल करता है। एक मून ग्रह का इतना इम्पैक्ट है पृथ्वी के ऊपर कि पृथ्वी का 70% हिस्सा जो पानी है वो मून की तरफ मूव कर जाता है। सागर का पानी अपनी डायरेक्शन, अपनी बाउंड्री चेंज कर लेता है। प्रभाव, ग्रहों के प्रभाव की बात कर रहे हैं। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन मानव चेतना, मानव इमोशन के भीतर भी बहुत बदलाव होते हैं। बहुत रिसर्चेस ने प्रूव किया कि पूर्णिमा की रात को इमोशन सबसे ज्यादा भटकते हैं, उथल पुथल होती है ह्यूमन इमोशंस में। क्यों? क्योंकि चांद आपके भीतर के 70% पानी को भी अपनी ओर खींच रहा है। इमोशंस और मेमोरी, पानी स्रोत है मेमोरी का, और इमोशन जुड़े हैं मेमोरी के साथ। तो जब चांद की अवस्था से आपके भीतर का पानी हिलता है तो आपकी उसमें बैठी हुई, दबी हुई मेमोरीज एक्टिवेट होती है, और मेमोरी से इमोशंस एक्टिवेट होते हैं। तो आदमी बहुत अलग अलग चीजें अनुभव करने लगता है। ल्यूनाटिक, लूनर से आया शब्द, ये हम सब जानते हैं। बहरहाल, कमिंग बैक टू महाकुंभ, तो इन तीन ग्रहों की अलाइनमेंट का पृथ्वी पे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसको माप लिया गया, हर 12 साल की एक साइकिल कंप्लीट होती है, और फिर देखा कि हर 12 साल में जब ये अलाइनमेंट होती है तो पृथ्वी के कौन से हिस्से पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब हम ज्योग्राफी भी हमारे ऋषि लेके आए, लोकेशनल साइंस भी इसके अंदर इंटीग्रेट की गई। तो देखा कि प्रयागराज जहां संगम होता है तीन अद्भुत नदियों का, तो पहले तीन ग्रहों का विज्ञान, फिर तीन नदियों का विज्ञान। ये नदियां, गंगा मां जो प्रतीक है, शिव की भक्ति का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है, गंगा मां आ रही है वहां। यमुना, अब ये यमुना जो कि कृष्ण का प्रतीक है, जो कृष्ण से, हर कहानी में कृष्ण से जुड़ी है और निरंतरता का प्रतीक है। और सरस्वती नदी जो अदृश्य है, दिखती नहीं है, बट ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि वो पृथ्वी के अंदर से संगम में मिलती है इन दोनों नदियों से। और सरस्वती नदी प्रतीक है ज्ञान का, विजडम, विवेक शक्ति का। ये तीनों नदियां हमें कुछ देती हैं। गंगा स्नान आपको कुछ देगा, सरस्वती स्नान आपको कुछ देगा, और यमुना आपको कुछ और देगा, क्योंकि हर पानी की बॉडीज के उद्गम स्थान से लेकर वो कहां कहां बही है, उसकी ऊर्जा परिवर्तन होती है। तभी गंगा नदी का पानी और कावेरी नदी का पानी भिन्न भिन्न होगा। गंगा नदी का पानी, यमुना नदी का पानी, क्वालिटी भिन्न भिन्न होगी। आपको अगर मालूम हो तो ब्रिटिश काल के समय में जब भारत से ब्रिटिशर्स के शिप जाया करते थे इंग्लैंड की तरफ, तो अब पीने का पानी चाहिए, तो वो गंगा नदी का पानी लेके जाते थे अपने साथ, किसी और नदी का नहीं। क्योंकि गंगा नदी का पानी ही ऐसा पानी है जो 3, 4, 5, 6 महीने, साल भर भी आप स्टोर करके रखोगे वो सड़ेगा नहीं, पानी पीने योग्य रहेगा, खराब नहीं होगा। क्योंकि गंगा नदी के पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 25 टाइम्स ज्यादा है किसी भी और पानी के स्रोत से। तो ये ऋषियों की नदियां हैं। अब जब ये तीन नदियां मिलती हैं, और ये कहां मिल रही है? त्रिवेणी संगम, प्रयागराज पे। तो ज्योग्राफिकली बिठाया गया, प्रयागराज एक ऐसा बिंदु है, संगम स्थान एक ऐसा बिंदु है जहां ये तीनों नदियां मिलती हैं। और इन तीनों ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव इस वाटर बॉडी पे, इस संगम स्थान पे सबसे अधिक होगा पूरी पृथ्वी पे। तो ये स्थान चुन लिया गया।
एक जियो मैपिंग कर ली गई ऋषियों द्वारा इस पर्टिकुलर बिंदु की, इस स्थान की। करेक्ट। अब एक महाकुंभ की गणना की गई कि ठीक, ये 12-12 साल में एक साइकिल आ रही है, बट ये साइकिल भी अपना पीक कब लेती है, ये सबसे पीक कब करेगी ये साइकिल? तो देखा गया 12 साल की, जब 12 साइकिल कंप्लीट होने के बाद वाली जो जो साल आएगा, उस समय ये ऊर्जाएं पीक कर जाएगी। एवरीथिंग इज साइक्लिकल इन नेचर। आपका जीवन, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपका खान पान, दिन रात, ये सब साइक्लिकल है। तो 12 साल की जब 12 साइकिल कंप्लीट हुई तो 144 वर्ष की गणना बनी। और 2025 में जो ये महाकुंभ हो रहा है, ये वो 144 साल की कंप्लीशन हुई है। यानी इस समय इस त्रिवेणी वाटर बॉडी या संगम पे, जहां ये तीन अद्भुत नदियों का संगम हो रहा है और इन तीन ग्रहों की अलाइनमेंट हो रही है, उनका प्रभाव इस स्थान पे सबसे ज्यादा होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। और ये 144 साल में होता है। दिस इज ऑल साइंटिफिक। ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये साइंस है। हाँ, इसके पीछे पूरा विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी सब जुड़ा है इसके पीछे। अब आते हैं, होता क्या है इसमें। ये साइकिल जब शिफ्ट होती है, ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट जब बनती है, इसका प्रभाव 40 दिन तक रहता है। अब तुम देखो, भारत के सभी धर्मों में 40 दिन का एक एक रिवाज है, एक चलिया की बात की जाती है। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, सभी धर्मों, क्योंकि तिब्बतन बुद्धिज्म में भी, क्योंकि 40 दिन का एक सर्कल कंप्लीट होता है तो आपके शरीर के अंदर परिवर्तन, आपकी मानसिकता में बदलाव आने लगते हैं। न्यूरो साइंस भी अब इस बात को प्रूव करती है। It takes 40 days for your neurons in your brain to restructure themselves, realign themselves. 40 दिन में टोटल रियलाइनमेंट हो जाता है। हेंस ये पर्व महाकुंभ की 40 दिन की अवधि बनाई गई कि 40 दिन में वहां वास किया जाए तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत परिवर्तन हो जाएंगे, उसकी चेतना में अद्भुत परिवर्तन हो जाएंगे, उसकी मानसिकता में अद्भुत परिवर्तन हो जाएंगे। अब प्रोसेस क्या गढ़ा, प्रोसेस क्या बनाया गया, देखो इसकी ब्यूटी और इसकी गहराई समझो। प्रोसेस बनाया गया कि जब भी किसी स्थान पे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया, कौन सा नेचर का एलिमेंट है, 5 नेचर के एलिमेंट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व। इनमें से कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है? पानी। क्योंकि अब साइंस भी बोल रही है, अब जाके साइंस बोल रही है, वाटर स्टोर्स मेमोरी, वाटर स्टोर्स वाइब्रेशन। ये जितनी भी ऊर्जा होगी, पानी उसको स्टोर कर लेता है। पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है जो वाइब्रेशन को मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक। तो यानी पांचों तत्वों में से जल तत्वों पे सबसे ज्यादा प्रभाव है ऊर्जा का। इसीलिए भारत में नदियों को सेक्रेड बनाया गया, नदियों के रास्तों, मार्गों पे तीर्थ स्थल बनाए गए, क्योंकि पानी ऋषियों की मेमोरी को कैरी करता आ रहा है। जो हमारे ऋषि आज भी जंगलों में, हिमालय की तंद्राओं में ध्यान कर रहे हैं, अध्यात्म की गहराइयों में डूबे हैं, वो जब उस पानी को छूते हैं, उसमें स्नान करते हैं, तो पानी उनकी ऊर्जा को भी ग्रहण करता है, उनकी सात्विकता को, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पानी स्टोर कर लेता है अपने अंदर। ये पानी की ब्यूटी है, ये जल तत्व की क्वालिटी है। अब जब ये कॉस्मिक अलाइनमेंट हो रहा है, एक एक आध्यात्मिक ऊर्जा का भवंडर बन रहा है पृथ्वी पे, सूर्य, चंद्र और गुरु यानी बृहस्पति की वजह से, और एक साइकिल चल रही है 144 साल की। जब ये भवंडर उठ रहा है ऊर्जा का, तो कौन सा एलिमेंट है जो इसको स्टोर कर लेगा? वाटर एलिमेंट। इसलिए भी ये स्थान चुना गया जहां तीनों नदियां मिल रही हैं। तो तीन नदियों का संगम हो गया, वाटर एलिमेंट जुड़ गया, और ये पानी इस सारी ऊर्जा को ग्रहण करके स्टोर कर रहा है अपने भीतर। ठीक। अब कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, समथिंग राउंड। और कुंभ
वूम्ब को रिप्रेजेंट करता है। हाँ? मदर के, माँ के वूम्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है कुंभ। गर्भ है ये मानव चेतना का गर्भ है कुंभ। और गर्भ के अंदर क्या होता है अगर तुम देखो तो? पानी। वो बच्चा पानी में लटका होता है, पानी में ही जीता है वो बच्चा, और फिर उसी पानी में ट्रांसफॉर्म होके नया जीवन धारण करके वो बच्चा जन्म लेता है। नदी की डुबकी लगाना, स्नान करना नदी में, ये इस प्रोसेस का प्रतीक है। अब पानी ने इन तीनों ग्रहों की ऊर्जा सोख कर ली अपने भीतर। अब इस पानी में श्रद्धालु जाते हैं और इस पानी में डुबकी मारते हैं, स्नान करते हैं, इस जल में, इस नदी की धारा में स्नान करते हैं, और उस स्नान से वो उस गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं जो ब्रह्मांड का गर्भ बन चुका है, जो एक पवित्र गर्भ बन चुका है इन 40 दिनों के। वो गर्भ वैसे भी पवित्र है, बट अब ये और अद्भुत बन गया ये गर्भ। और उस गर्भ में फिर हम स्नान करते हैं, एक बच्चे की तरह हम उस पानी में कुछ क्षणों के लिए डूब जाते हैं। डुबकी का मतलब डूब जाना। उस पानी में, उस स्थान में हम डूब जाते हैं, सर से पांव तक उस गर्भ में प्रवेश करते हैं हम। और जब उस गर्भ में से प्रवेश करके हम बाहर आते हैं, एक नए जीवन की स्थापना हो चुकी होती है हमारे भीतर। एक नए जीवन का विस्तार शुरू हो जाता है हमारे भीतर। कुछ हमारे भीतर, हमारी चेतना में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है सदा के लिए। ये है महाकुंभ। ये विश्वास का पर्व नहीं है, ये चेतना को बदलने का पर्व है, ये आध्यात्मिकता का पर्व है। और सिर्फ पर्व नहीं, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ मेला नहीं, कुंभ मेला बोलते हैं हम, मेला नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा क्षण है जिसमें प्रवेश करके आप नया गर्भ से गुजर के नया जीवन धारण कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। अगर करना चाहो तो आपके भीतर इस समय, इस स्थान पे ये संभावना खड़ी हो चुकी है कि आप चाहो तो अपने भीतर, अपनी चेतना में सब कुछ परिवर्तित करके मानव चेतना से ईश्वर चेतना में प्रवेश कर सकते हो। मानव चेतना से ईश्वर चेतना में प्रवेश कर सकते हो। ये है महाकुंभ। हम में से कितने लोग इस दृष्टि को समझेंगे, जानेंगे, और इस दृष्टि से इस पवित्र स्थान पे जाके पूरी पवित्रता के साथ इसमें प्रवेश करेंगे और अपनी चेतना को ईश्वर चेतना में लीन करने का संकल्प लेंगे और उसका बीजारोपण कर देंगे। ये है महाकुंभ और ये है संभावना। और अगली बात, हमारे जीवन काल में ये पहली बार हो रहा है, ना इससे पहले ये कभी हुआ, ना इसके बाद ये कभी होगा। चलो अगर 144 साल की व्यवस्था को साइड पे भी रख दें और 12 साल में जब पूर्ण कुंभ दोबारा आएगा, तब भी ये नहीं होगा जो अब हो रहा है। क्या मतलब हुआ इस बात का? हजारों, लाखों, करोड़ों आध्यात्मिक जगत के लोग अलग अलग पंथ से आके वहां रहने वाले हैं। करोड़ों लोग सेवा दान करने वाले हैं, करोड़ों लोग धन दान करने वाले हैं, लाखों लोग यज्ञ करने वाले हैं, लाखों लोग, हजारों लोग कुछ साधना करने वाले हैं। कितने एनलाइटेंड बीइंग्स होंगे इस जगह पे, कितने तपस्वी होंगे इस जगह में, कितने योगी होंगे इस जगह में, कितनी महान आत्माएं होंगी इस जगह में। और ये सारा खेल कलेक्टिव वाइब्रेशन का है। इन 40 दिन इस स्थान की जो वाइब्रेशन कलेक्टिव बनने वाली है। हाँ, कुछ लोग मेला देखने भी आएंगे, कुछ लोग शायद किसी का जेब काटने भी आएंगे, कुछ लोग बस दर्शक की तरह आएंगे। सब तरह के लोग होंगे, बट फिर भी हजारों, लाखों तपस्वी, श्रद्धालु लोग जो अपने भीतर सदियों से इंतजार में बैठे थे, ऐसे वृद्ध लोग जिनकी कामना थी कि जीवन छोड़ने से पहले एक बार महाकुंभ के दर्शन कर लूं, त्रिवेणी संगम में स्नान कर लूं,
ये सारी भावनाएं इन 40 दिन वहां पहुंचने वाली है। अंदाजा लगाओ कि क्या कलेक्टिव वाइब्रेशन होगी वहां पे, क्योंकि इस साल 40 से 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था है वहां। मैंने बोला ये काम ना पहले हुआ ना आज के बाद कभी होगा। रीजन, ये ये 40-50 करोड़ लोगों की जब कलेक्टिव ऊर्जा वहां जन्म लेगी, उस ऊर्जा में हर व्यक्ति जो उस ऊर्जा के बवंडर में प्रवेश करेगा, वो उसकी कलेक्टिव ऊर्जा को अपने भीतर अपने 70% पानी के कणों में ग्रहण कर सकता है। इतना बड़ा जमाव पृथ्वी पे आपको और कहां मिल सकता है जो आध्यात्मिक जमाव है। ये सिर्फ कोई संगीत का मेला नहीं है, किसी म्यूजिक का फेस्टिवल नहीं है, ये आध्यात्म का फेस्टिवल है, आध्यात्म का मेला है। तो ये कलेक्टिव ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकता है। ये पृथ्वी पे दोबारा क्यों नहीं होगा कभी? क्योंकि जिस स्तर पे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मान्यताएं, हमारे सोशल स्ट्रक्चर, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं हमारे आसपास पूरे विश्व में, मुझे ऐसा लगता है कि आज से 12 साल बाद जब कुंभ होगा भी, तो भी इतने लोग नहीं आ पाएंगे। अलग अलग वजहें होंगी उनकी, एनवायरमेंटल रीजन होंगे, इकोनॉमिक रीजन होंगे, पॉलिटिकल रीजन होंगे, रिलीजियस रीजन होंगे, सोशल रीजन होंगे, पर्सनल रीजन होंगे। हमारा सोशल फैब्रिक बदल चुका होगा 12 साल में, हमारे धर्म का फैब्रिक बदल चुका होगा, हमारी मान्यताएं बदल चुकी होंगी। इतना बड़ा कलेक्टिव ऊर्जा का आध्यात्मिक समूह ना पृथ्वी पे पहले हुआ ना आज के बाद होगा। ये है महाकुंभ। इसलिए इतनी बात, इतना उत्साह है महाकुंभ का, सभी सेक्टर्स में, सभी श्रेणियों में, सभी वर्गों के लोगों में। चाहो तो इस ऊर्जा के भवंडर का लाभ उठा सकते हो। मगर ये भारत की अद्भुत देन है पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी मानव जाति को। मुझे लगता है इससे बड़ी शायद कोई देन नहीं हुई कि हमने इस साइंस को एक मैनिफेस्टेड फॉर्म दे दी। ये साइंस तो ऋषियों को पता ही था, बट हमने इसका एक मैनिफेस्टेड फॉर्म, मैनिफेस्टेड इवेंट क्रिएट कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री।